Good morning, student. Today I will discuss a new topic of government budget. This new topic is objectives of government budget. What are the main objectives of the government budget? Actually, there are different objectives of the government budget. For example, to achieve economic growth. It is the first objective of the government budget. And the second one is reallocation of resources. It means redistribution of resources. Next objective is generation of employment, or to create employment opportunity in the country. Next objective is economic stability. It means price remain stable, price neither increase nor decrease. Next objective, to reduce income inequalities among the different section of the society. So these are the different objectives of the government budget. We will discuss these objectives one by one. Okay, let us start from the first objective, that is economic growth. First of all, what is economic growth? Economic growth is that process in which the production of goods and services increase continuously for many years. For example, the production of goods and services in 2005 is suppose 20, and the production of goods and services in 2006 is 30. The production of goods and services in 2007 is 40. It means if the production of goods and service increase continuously for many years, it is known as economic growth. तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक वो प्रोसेस है जिसमें एक कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो लगातार कई साल से इंक्रीज हो रहा हो, उसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. क्लियर? अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव कर सकते हैं? ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. एग्जाम्पल जो है वो ये है, सपोज एक इकोनॉमी के अंदर जो सेविंग है वो है 5 लाख रुपीस और इन्वेस्टमेंट भी कितना है 5 लाख. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू कीन्स सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. सेविंग 5 लाख है तो इन्वेस्टमेंट भी कितना है आपका 5 लाख. और एक मशीन अगर हम परचेज करें, सपोज उस मशीन की जो प्राइस है वो है 5 लाख रुपीस, तो अगर हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक मशीन हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, क्योंकि मशीन के जो प्राइस है हमने अज्यूम किए हैं वो है 5 लाख रुपीस. ठीक है, 5 लाख की आपने एक मशीन परचेज की. सपोज एक मशीन से आप लॉक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक मशीन से आप सपोज 1000 लॉक क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. ओके, तो लॉक्स का जो प्रोडक्शन है वो कितना है 1000. ओके, एक मशीन है और एक मशीन सपोज 1000 लॉक बनाती है, तो लॉक का जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ 1000. अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर सेविंग इंक्रीज हो जाए, सपोज सेविंग 5 लाख से 25 लाख हो गई, जब सेविंग इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा. अकॉर्डिंग टू कीन्स सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. According to Keynes, full employment can be achieved, income and output can be determined when aggregate demand is equal to aggregate supply and saving is equal to investment. Okay, I have already explained these two approaches in income and output determination, which was given by Keynes. So according to Keynes, full employment or income and output can be achieved. Equilibrium level of income and output can be achieved when aggregate demand is equal to aggregate supply and saving is equal to investment. Okay, अब हमारी सेविंग 5 लाख से 25 लाख हो गई. सपोज सेविंग इंक्रीज हो गई. जब सेविंग इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा. अब आपका इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख से कितना हो गया 25 लाख. ठीक है,
तो इस तरह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आपके क्या हो गए, इसमें इंक्रीज हो गए। अब आप 25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक मशीन 5 लाख की आती है और 25 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 25 लाख रुपीस से आप कितनी मशीन परचेस करेंगे? एक मशीन के प्राइस कितने, 5 लाख रुपीस, और 25 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कितनी मशीन परचेस कर सकते हैं 25 लाख रुपीस से? तो आप 5 मशीन परचेस कर सकते हैं। ओके, तो अब आपके पास एक मशीन से कितनी हो गई, 5 मशीन हो गई, मशीन इंक्रीज हो गई। एक मशीन 1000 लॉक प्रोड्यूस कर रही है, अब आपके पास 5 मशीन हो गई, तो 5 मशीन कितना लॉक प्रोड्यूस करेंगी? एक मशीन 1000 लॉक प्रोड्यूस कर रही है, तो 5 मशीन कितना प्रोड्यूस करेंगी? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 5000। अब लॉक का प्रोडक्शन कितना हो गया आपका, 5000। इसका मतलब जो लॉक है यानी गुड्स है, उसका प्रोडक्शन 1000 से 5000 हो गया। गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जब गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है उसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे लॉक का प्रोडक्शन पहले 1000 था, अब लॉक का प्रोडक्शन कितना हो गया, 5000 हो गया, लॉक का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हुआ? क्योंकि मशीन 1 से 5 हो गई, तो प्रोडक्शन भी 1000 से 5000 हो गया लॉक का। मशीन इंक्रीज हुई, नंबर ऑफ मशीन इंक्रीज हुई, तो लॉक का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ, और लॉक का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। और मशीन क्यों इंक्रीज हुई? मशीन इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि इन्वेस्टमेंट 5 लाख से 25 लाख हो गया। और इन्वेस्टमेंट क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि सेविंग इंक्रीज हुई 5 लाख से कितनी, 25 लाख। तो मेन जो रूट है वो क्या हुई, सेविंग। सबसे पहले सेविंग 5 लाख से 25 लाख हुई, तो इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख से 25 लाख हुआ। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो हमने मशीन और परचेज की, अब मशीन एक की जगह 5 हो गई। जब मशीन इंक्रीज हुई तो लॉक का प्रोडक्शन 1000 से 5000 हो गया। जब गुड्स का प्रोडक्शन, लॉक का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। It means economic growth is depend upon the rate of saving. If the rate of saving increases in an economy, investment will also increase. When investment increase, we establish more factories, we establish more industries, we purchase more machine, more technology with the help of new investment. In this way, production of goods and services increase, which leads to economic growth. जब एक कंट्री में सेविंग इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो आप न्यू फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, नई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, न्यू मशीन परचेज करेंगे, टेक्नोलॉजी परचेज करेंगे। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से तो मशीन इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, फैक्ट्री कंपनी इंक्रीज होंगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो गुड्स तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ वो प्रोसेस है जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो इट मीन्स हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ सेविंग पर। तो अगर सेविंग इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। सबसे पहले हमारे क्या इंक्रीज होना चाहिए इसके अंदर, सेविंग। तो मेन जो है इसके अंदर आपकी सेविंग है। अगर सपोज सेविंग इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो आप ज़्यादा मशीन खरीदोगे, मशीन इंक्रीज होंगी तो गुड्स का जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और जब गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ उस वक्त होता है जब गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ किस पर डिपेंड है, आपका रेट ऑफ सेविंग पर। ये चेन रिएक्शन है। सब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपकी सेविंग। ओके, व्हेन रेट ऑफ सेविंग इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट विल आल्सो इंक्रीज। व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, वी परचेज मोर मशीन, विद द हेल्प ऑफ मोर मशीन वी कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स। व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज, इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंड अपॉन रेट ऑफ सेविंग। ओके, तो ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हुआ। तो अगर हमें एक इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए हमें रेट ऑफ सेविंग इंक्रीज करना पड़ेगी। क्लियर? ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस है। अक्सर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, कि वो सोचते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम है। एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी डिफरेंस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कंसेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सिर्फ गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा लगातार कई साल तक।
तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ इज दैट प्रोसेस इन विच द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीजेस कंटिन्यूसली फॉर मैनी ईयर्स, इट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज a very wider concept. Economic development is that process in which production of goods and service increases. Side by side, national income will also increase, per capita income will also increase. The status of the people must be increased. People enjoy longer and better life. Producer use new technique, modern machine for the production of goods. Okay, life expectancy must be increased, literacy rate must be increased, poverty, unemployment must be reduced, income inequality must be reduced, new factories, new companies must be established. If all these technical changes are take place, if all these institutional changes are take place simultaneously, then it is said to be economic development. So economic development is a very wider concept. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए लगातार कई साल से। फर्स्ट पॉइंट, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, लोगों का स्टेटस इंक्रीज हो, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो, लोग लॉन्गर लाइफ एंजॉय करें, बेटर लाइफ एंजॉय करें। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम इनइक्वलिटी रिड्यूस होना चाहिए, पावर्टी रिड्यूस होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए न्यू टेक्निक, मॉडर्न मशीन यूज करें, मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज हो। ओके, बर्थ रेट पर कंट्रोल हो और डेथ रेट पर भी कंट्रोल हो, पॉपुलेशन भी कंट्रोल होने चाहिए, ठीक है। न्यू फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज सेटअप हो, लोग साइंस पर बिलीव करें, सुपरस्टिशियस ना हो। अगर ये सारी टेक्निकल चेंजेस एक साथ हो रही हैं, अगर ये सारी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस एक साथ हो रही हैं, तो उसे कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, लिटरेसी रेट इंक्रीज होगा, पर इसके साथ साथ जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, न्यू टेक्निक, मॉडर्न मशीन यूज करेंगे गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी रिड्यूस होगा, ठीक है। ये सारी टेक्निकल चेंजेस होंगी तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कंसेप्ट है। ये मैंने एक आपकी नॉलेज के लिए अलग से बताया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो उसमें मैंने पहले बताया था सिर्फ आपको वही लिखना है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर आपको रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इट मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ resources. Actually our economy or our government want to distribute its resources in such a way that government distribute more resources to the backward areas and government distribute less resources to the developed areas, so that all the areas become equally developed. एक्चुअली गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है कि गवर्नमेंट बैकवर्ड एरिया में रिसोर्सेज ज़्यादा देगी। जैसे बैकवर्ड एरिया में 500 करोड़ रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि बैकवर्ड एरिया में रोड्स बन जाएं, हॉस्पिटल बन जाएं, स्कूल बन जाएं, है ना, और डैम बन जाएं ताकि बैकवर्ड एरिया डेवलप हो जाए। और जो डेवलप एरियाज हैं उनमें कम अमाउंट देगी, सपोज 100 करोड़ रुपए, ताकि डेवलप एरियाज का डेवलपमेंट को से मेंटेन रख सकें, ताकि डेवलप एरिया भी कम डेवलपमेंट मेंटेन रहे और बैकवर्ड भी डेवलप हो जाएं और सारे एरियाज इक्वली डेवलप हो जाएं और रीजनल इम्बैलेंसेस खत्म हो जाएं। क्लियर? तो इसमें आप जो लिखेंगे वो इस तरह से हैं, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर कि जो बजट पास होता है तो बजट के अंदर गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस भी आते हैं, गवर्नमेंट की इनकम भी आती है।
सपोज जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, जो बजट के अंदर सैंक्शन हुए हैं, सपोज 500 करोड़ रुपए बजट के अंदर सैंक्शन हुए हैं एज ए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का पास ये 500 करोड़ रुपए क्या है, वो रिसोर्सेज हैं। इस रिसोर्सेज को वो इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी कि जो बैकवर्ड एरिया हैं उन्हें 400 करोड़ रुपए वहां पर खर्च कर रही है, ताकि बैकवर्ड एरियाज में रोड बन सकें, हॉस्पिटल बन सकें, स्कूल बन सकें, ठीक है, डैम बन सके, ताकि बैकवर्ड एरिया डेवलप हो सके। और जो डेवलप एरियाज हैं वहां पर सपोज 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ताकि डेवलप एरिया का जो डेवलपमेंट है, रोड वगैरह रिपेयर्स हो जाए और डेवलपमेंट मेंटेन रहे। इस तरह से बैकवर्ड एरिया भी डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ रोड बन जाएंगे, हॉस्पिटल बन जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, और डेवलप एरिया ऑलरेडी डेवलप ही रहेंगे। इसका मतलब सारे एरिया इक्वली डेवलप हो जाएंगे और रीजनल इम्बैलेंसेस क्या हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। और ये भी ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, टू रिमूव रीजनल इम्बैलेंसेस। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव भी साथ में अचीव हो जाएगा इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। अब इसमें क्या लिखेंगे, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस मींस गवर्नमेंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट its resources in such a way that government distribute more resources to the backward areas, okay, for the construction of roads, dams, bridge, hospital, schools, etc. Okay, and government distribute less resources to the developed areas in order to maintain their development. In this way, all the areas become equally developed and regional imbalances can be removed. Government distribute its resources in such a way in order to provide economic welfare to the people. गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक वेलफेयर अचीव हो सके। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, वो टू अचीव इकोनॉमिक वेलफेयर है। तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है ताकि इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो सके और कोई एक्सप्लॉइट ना हो और पुअर सेक्शन को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ओके, तो reallocation of resources means government want to distribute its resources in such a way that government distribute more resources to the backward areas in order to construct roads, dam, bridge, hospital, schools, etc. and government distribute less amount of resources to the developed areas in order to maintain the development of the areas, so that all the areas become equally developed. गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट इस रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक वेलफेयर। ये आप इसमें रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर लिख सकते हैं। अब है इसके अंदर एक और है ऑब्जेक्टिव, वो है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये हर 5 ईयर प्लान का भी ऑब्जेक्टिव होता है और ज़्यादा गवर्नमेंट बजट का भी मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, टू प्रोवाइड जॉब्स टू द अनएम्प्लॉयड पर्सनस। तो गवर्नमेंट का जो मेन एम है और जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, वो है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द इकोनॉमी। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे और कुछ प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल भी रहे। जैसे इसमें एक प्रोग्राम था आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक प्रोग्राम था जो पार्लियामेंट में ये एक एक्ट पहले था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था, सितंबर 2005 में पास हुआ था। कंट्री में जो इम्प्लीमेंट हुआ है ये हुआ है फरवरी 2006 में, इंडिया में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। और स्टार्टिंग में ये सिर्फ 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हुआ था और 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रोग्राम के थ्रू, मनरेगा के थ्रू लोगों को 100 डेज के लिए जॉब प्रोवाइड की थी। इस प्रोग्राम का मेन एम ये था कि 100 डेज के लिए जॉब प्रोवाइड करना।
इसमें। तो ये हर हाउस होल्ड में से एक पर्सन को 100 डेज के लिए जॉब प्रोवाइड करते थे। अगर गवर्नमेंट 100 डेज के लिए जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाई तो गवर्नमेंट उस पर्सन को, अनएम्प्लॉय पर्सन को फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस में इतना अमाउंट दे देगी कि वो अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर लेगा और पॉवर्टी लाइन के अबव आ जाएगा। ओके, और ये प्रोग्राम पूरी कंट्री में जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो 1 अप्रैल 2008 में इम्प्लीमेंट हुआ था। और इस प्रोग्राम में जितनी भी जॉब्स निकलेंगी तो उसमें 1/3 वुमेन का रिजर्वेशन था। यानी अगर 900 जॉब्स हैं तो 900 में से 1/3 यानी कि 300 जॉब पर सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही अपॉइंट हो सकती हैं, मैन अपॉइंट नहीं हो सकते। तो 900 में से 300 जो 1/3 हुई वो वुमेन के लिए रिजर्व हो गई, और जो 600 बाकी बची वो 600 मैन और वुमेन दोनों अपॉइंट हो सकते हैं उसमें। ये 600 जो रिमेनिंग बाकी बची, आपकी 2/3 जो बाकी बची 600, वो दोनों के लिए ओपन है, मैन और वुमेन के लिए। लेकिन 1/3 जो थी वो सिर्फ वुमेन के लिए रिजर्व थी, मैन उसमें अपॉइंट नहीं हो सकता था। इसके अंदर ये रिजर्वेशन था वुमेन का। ओके, तो इसमें जो है जॉब प्रोवाइड करने के लिए जो सैलरी दी जाएगी, अब इसमें गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया था। मनरेगा के अंदर गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया था जिसका नाम था नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक फंड बनाया था जिसका नाम था स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। ये फंड इसलिए बनाए थे स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि जिनको हम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं 100 डेज के लिए उनको सैलरी इस फंड में से दे सके, और जिनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना है तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी इस फंड में से निकाल कर उन लोगों को दे सके। इसलिए 2 फंड गवर्नमेंट ने बनाए थे। ओके, तो इसमें आप ये लिखेंगे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास इन द पार्लियामेंट ऑन सितंबर 2005. It was implemented in February 2006. Initially it was implemented in 200 backward district, and this program was launched in whole country since April 2008. Okay, and the main aim of this program is to provide a job for 100 days. If government fail to provide job for 100 days, then government give unemployment allowances to the unemployed person, so that unemployed person can fulfill his basic need with the help of unemployment allowances. Okay, and and there is 1/3 reservation in the total job for the women. Government also maintain 2 type of fund, that is central government maintain a national employment guarantee fund, and state government maintain state employment guarantee fund in order to meet the expenses, in order to provide the salaries for 100 days, in order to provide the unemployment allowances. Okay, it is about मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए थे जॉब प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। एक और है गवर्नमेंट का प्रोग्राम था सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम। सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम के अंदर ये था कि गवर्नमेंट जो है, जो एजुकेटेड पर्सन हैं और सिटी के अंदर रहते हैं और उनको जॉब नहीं मिल पा रही, तो गवर्नमेंट उन एजुकेटेड पर्सन को जो है वो लोन देती है, ताकि वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन उस लोन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री क्या कर सकें, सेटअप कर सकें। ओके, तो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं और लेकिन वो एजुकेटेड हैं और सिटी में रहते हैं और उनके अंदर ये स्किल है, ये इफ़िशियंसी है कि वो एक कंपनी को, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये उनके अंदर स्किल है, उनके अंदर ये इफ़िशियंसी है कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है। लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री नहीं खोल पा रहे।
हालांकि वो एजुकेटेड हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे लोगों को जॉब देने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट इन लोगों को जो है वो लोन देती है। उस लोन से ये कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलते हैं, खुद को भी जॉब मिल जाती है और इनके यहाँ 10-12 लोग और जॉब करते हैं, उनको भी जॉब मिल जाती है। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो जाता है और जॉब भी क्रिएट हो जाती हैं। एक प्रोग्राम ये भी था। विलेजेस के लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था कि उसमें ये था कि जो विलेजेस हैं, बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जिनमें पक्की रोड नहीं है, डैम नहीं है, तो कैनल्स नहीं है, ब्रिज नहीं है, बहुत बैकवर्ड विलेजेस हैं वो। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि वहाँ पर ऐसे विलेजेस में जो है वो रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाए जाएं, डैम कंस्ट्रक्ट करवाए जाएं, कैनल्स बनाए जाएं, ब्रिज बनाए जाएं। और इन चीज़ों को बनाने में ऐसे लोग, ऐसे वर्कर काम करेंगे जो अनएजुकेट होंगे और अनएम्प्लॉय होंगे। तो एक बैकवर्ड विलेज के अंदर जो लोग अनएजुकेट थे और अनएम्प्लॉय थे, उन लोगों को कहाँ पे काम मिला? रोड्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, कैनल्स बनाने में, डैम बनाने में उनको काम मिल गया। अब वो सालों जो है वो काम करते रहे, ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, है कैनल्स बनाने में वो लोग काम करते रहे। इस तरह से गांव के जो अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉय पर्सन थे उनको जॉब मिल गई। इसके साथ साथ वहाँ पर डेवलपमेंट भी हो गया, वहाँ रोड बन गई, हॉस्पिटल बन गए, डैम बन गए, ब्रिज बन गए, कैनल्स बन गई, है ना। तो वो एरिया डेवलप भी हो गया और साथ साथ लोगों को जॉब भी मिल गई। तो एक साथ दो ऑब्जेक्टिव अचीव हुए थे, ठीक है। वो बैकवर्ड एरिया डेवलप भी हो गए, रीजनल इम्बैलेंसेस भी खत्म हो गई और लोगों को जॉब भी प्रोवाइड हो गई। तो दो ऑब्जेक्टिव एक साथ अचीव हुए थे इसमें, ठीक है। इस तरह गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए थे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। ओके, इवन गवर्नमेंट जो है अपनी कंपनीज के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है। जैसे BSNL कंपनी है ना, और रेलवे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे गवर्नमेंट लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है, जिसमें वर्कर्स ज़्यादा होते हैं और मशीन कम होती हैं। ज़्यादा वर्कर होते हैं तो ताकि ज़्यादा लोगों को जॉब मिल जाए। तो जॉब क्रिएट करने के लिए भी वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का गवर्नमेंट यूज़ करती है अपनी कंपनीज के अंदर, ठीक है। तो ये था इसमें जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि प्राइस स्टेबल होने चाहिए, ना प्राइस इंक्रीज हो, ना इन्फ्लेशन हो, ना प्राइस डिक्रीज हो, ना डिफ्लेशन हो। प्राइस क्या रहना चाहिए? रिमेन स्टेबल रहना चाहिए, उसे कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन स्टेबल, देयर इज नाइदर इन्फ्लेशन नॉर डिफ्लेशन। And economic stability can be achieved when aggregate demand is equal to aggregate supply. If aggregate demand increases, price will also increases. It leads to inflation. If aggregate demand decreases, price of goods and services will also decreases. It leads to deflation. In order to avoid inflation or deflation, it is very much necessary that aggregate demand must be equal to aggregate supply, so that price remain stable or constant. Okay. तो एग्रीगेट, अगर एक कंट्री के अंदर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, अगर एक कंट्री के अंदर हम ये चाहते हैं कि प्राइस स्टेबल रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होना चाहिए। अगर एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो गई तो डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज होंगे, उसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो प्राइस से, एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से डिक्रीज हो गई, एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई, अगर एग्रीगेट है ना, तो अगर इसमें ये होता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम है, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो क्या होगा? प्राइस डिक्रीज होंगे, डिफ्लेशन होगा। लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड के ज़्यादा होने की वजह से प्राइस इंक्रीज होते हैं, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है।
तो अगर हम चाहते हैं कि प्राइस स्टेबल रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब गवर्नमेंट दो तरह की पॉलिसी यूज़ करती है। अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सरप्लस बजटरी पॉलिसी यूज़ करती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सरप्लस बजटरी पॉलिसी यूज़ करती है और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट डेफिसिट बजटरी पॉलिसी यूज़ करती है। सरप्लस बजटरी पॉलिसी और डेफिसिट बजटरी पॉलिसी एक दूसरे की जस्ट अपोजिट हैं। तो अभी हम बता रहे हैं कि सरप्लस बजटरी पॉलिसी किसे कहते हैं और सरप्लस बजटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सपोज एग्रीगेट जो सप्लाई है वो है 400 और आपने एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट की। तो एग्रीगेट डिमांड अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंजम्पशन 150 प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 150, इन्वेस्टमेंट 100, नेट एक्सपोर्ट 100, तो एग्रीगेट डिमांड कितनी निकल के आई 500। तो एग्रीगेट डिमांड 500 लेकिन एग्रीगेट सप्लाई कितनी है इसमें 400। इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है। एग्रीगेट डिमांड 500 है और एग्रीगेट सप्लाई 400 है। तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और प्राइस इंक्रीज होंगे तो कंट्री में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम सरप्लस बजटरी पॉलिसी यूज़ करेंगे। सरप्लस बजटरी पॉलिसी के अंदर दो चीज़ करते हैं, एक तो इनकम टैक्स का रेट इंक्रीज करते हैं, इनकम टैक्स का रेट इंक्रीज होगा। दूसरा, गवर्नमेंट अपने कुछ एक्सपेंसेस को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। दो चीज़ें इसमें होती हैं, किस तरह से वो देखिए। सपोज किसी की जो इनकम है वो है 200, इनकम सपोज 200 है और इनकम टैक्स 50 है, तो 200 इनकम है और 50 जो है वो इनकम टैक्स है। 50 इनकम टैक्स देने के बाद जो 150 बाकी बचे वो कहलाएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी है 150, कंजम्पशन कितना होगा 150, ठीक है। टैक्स देने के बाद 200 इनकम है, 50 रुपये टैक्स दिया तो 150 रुपये आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गई। टैक्स देने के बाद इनकम 150, कंजम्पशन 150, कंजम्पशन 150, कंजम्पशन 150, गवर्नमेंट एक्सपेंड 150, इन्वेस्टमेंट 100, नेट एक्सपोर्ट 100, एग्रीगेट डिमांड 500। क्लियर। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट सरप्लस बजटरी पॉलिसी के अंदर इनकम टैक्स का रेट इंक्रीज कर देती है। अब इनकम टैक्स 50 से इंक्रीज करके 100 कर दिया। अब 200 रुपये में से 100 रुपये इनकम टैक्स देंगे तो कितने बाकी बचे इसमें 100। 200 में से 100 इनकम टैक्स दे दिया, 100 बाकी बचे। जो 100 बाकी बचे वो कहलाएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इस तरह से आपकी इनकम जो है वो 150 से 100 हो गई, कम हो गई। इनकम कम हो गई तो कंजम्पशन भी तो कम होगा, क्योंकि जब इनकम डिक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन फंक्शन। तो अब कंजम्पशन कितना हो गया आपका 100 हो गया, कंजम्पशन हो गया आपका 100। क्लियर। एक तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का रेट 50 से 100 कर दिया, इनकम टैक्स का रेट बढ़ा दिया। जब इनकम टैक्स इंक्रीज हो गया तो आप जो है पहले 50 रुपये टैक्स दे रहे थे, अब 100 रुपये टैक्स दे रहे हैं। तो अब इससे आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो डिक्रीज हो गई, 150 से 100 हो गई। जब इनकम डिक्रीज हो गई तो कंजम्पशन भी जो है 150 से 100 हो गया, तो कंजम्पशन 150 से 100 हो गया आपका। इसके अलावा गवर्नमेंट अपने वेलफेयर एक्सपेंस को डिक्रीज कर देती है, पेंशन देना बंद कर दी, अनएम्प्लॉयमेंट जो अब आगे से पेंशन नहीं मिलेगी, सपोज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना बंद कर दिया, ठीक है, सब्सिडी कम कर दी। अब गवर्नमेंट कभी कभी अपने एक्सपेंसेस को डिक्रीज कर देती है। अब गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंस 150 से डिक्रीज कर कितने कर दिए 100 कर दिए।
तो सरप्लस बजटरी पॉलिसी के अंदर दो चीज़ होती हैं, एक तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स का रेट इंक्रीज करती है और दूसरा अपने गवर्नमेंट एक्सपेंसेस को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, 150 से 100 करोड़ कर दिए एक्सपेंसेस। इस तरह से अब एग्रीगेट डिमांड हम कैलकुलेट करें तो कंजम्पशन 100, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100, इन्वेस्टमेंट 100, नेट एक्सपोर्ट 100। अब एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई, 500 से डिक्रीज होकर 400 हो गई। जब एग्रीगेट डिमांड 500 से डिक्रीज होकर 400 हो गई, जब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो गई तो अब प्राइस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब एग्रीगेट सप्लाई भी 400 हो गई, एग्रीगेट डिमांड भी 400 हो गई। अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, स्टेबल। प्राइस स्टेबल कब रहेंगे, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरप्लस बजटरी पॉलिसी यूज की, जिसके अंदर इनकम टैक्स का रेट इंक्रीज किया और गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंसेस को डिक्रीज किया। ठीक है, अगर डिफ्लेशन होगा तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डेफिसिट बजटरी पॉलिसी यूज होगी। डेफिसिट बजटरी पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट इनकम टैक्स का रेट जो है वो डिक्रीज करेगी और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी डेफिसिट बजटरी पॉलिसी के अंदर। ठीक है, ताकि प्राइस स्टेबल रहे। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये आपका इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी। हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों की इनकम ज़्यादा है और कुछ लोगों की इनकम कम है, इसे कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी यूज करती है। सपोज मिस्टर ए की जो इनकम है वो है सपोज 2000 और मिस्टर जो बी हैं उनकी जो इनकम है सपोज वो है 1000। दोनों की इनकम में डिफरेंस है, दोनों की इनकम में 1000 का गैप है, इसे कहेंगे इनकम इनइक्वालिटी। मिस्टर ए की इनकम 2000, मिस्टर बी की इनकम 1000, दोनों की इनकम में जो 1000 का डिफरेंस है उसे कहेंगे इनकम इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट इस इनकम इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए एक पॉलिसी यूज करती है, जिस पॉलिसी का नाम है फिस्कल पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट जिस की इनकम ज़्यादा होती है उस पर टैक्स इंपोज करती है। मिस्टर ए की इनकम 2000 है, मिस्टर ए की इनकम ज़्यादा है तो गवर्नमेंट मिस्टर ए के ऊपर टैक्स इंपोज करेगी, है ना। सपोज मिस्टर ए के ऊपर 500 रुपीज़ जो है इनकम टैक्स इंपोज किया, अब ये 500 टैक्स पे करेंगे। 2000 इनकी इनकम थी, उसमें से 500 इन्होंने टैक्स पे कर दिया। अब टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बाकी बची, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो बाकी बची 1500। और जिसकी इनकम कम है 1000, गवर्नमेंट उन्हें कुछ अलाउंसेस देती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, डीए डियरेंस अलाउंस है, ठीक है, बहुत कुछ सब्सिडी वगैरह देती है। सपोज इनको जो है टोटल अलाउंसेस जो मिले वो 500 मिल गए। अब 1000 इनकम और 500 टोटल अलाउंसेस मिले, तो अब इनकी इनकम कितनी हो गई, 1500। मिस्टर ए की इनकम भी 1500 हो गई और मिस्टर बी की इनकम भी 1500 हो गई, दोनों की इनकम बराबर हो गई। इस तरह से इनकम इनइक्वालिटी क्या हो गई, आपकी रिड्यूस हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए ये फिस्कल पॉलिसी यूज करते हैं, जिसमें जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उसको के ऊपर इनकम टैक्स इंपोज करते हैं, ताकि इनकम टैक्स देने के बाद उसकी इनकम कम हो जाए कुछ, और गवर्नमेंट की भी इनकम जनरेट हो जाए टैक्स से। और जिसकी इनकम कम होती है उसको कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरेंस अलाउंस और सब्सिडी वगैरह देते हैं, ताकि उसकी जो है वो इनकम इंक्रीज़ हो जाए। इस तरह से दोनों की इनकम आपस में इक्वल हो जाती है और इनकम इनइक्वालिटी जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था आपका टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज़। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे गवर्नमेंट बजट के।
जो हमने वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन किए। ओके, थैंक यू।